हेलो फ्रेंड्स, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आप सभी के सहयोग से और सभी के सपोर्ट से मेरे यूट्यूब चैनल में 35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इसी तरीके से आपका सहयोग और कोऑपरेशन मिलता रहा तो यह जो नंबर हैं दिन पर दिन लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इस बेहतरीन सहयोग और कोऑपरेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं कमेंट्स बॉक्स में, उन सवालों के जवाब पर भी मैं वीडियोस बनाता हूं। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों द्वारा पूछे गए सवालों में से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सिलेक्ट करके उनके जवाब के संबंध में बातचीत करेंगे। दोस्तों, मैं सवाल जवाब का यह सिलसिला शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों से फिर से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हों और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हों और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर दें, ऑल पे सेट कर दें और वीडियो अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, तो साथियों, शुरू करते हैं आज का ये सवाल जवाब का वीडियो और देखते हैं कि आज कौन से सवाल लिए गए हैं और उनके क्या लीगल आंसर होंगे, क्या कानूनी जवाब होंगे। दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है कि कुर्की के बाद क्या होता है। कुर्की के संबंध में मैंने एक डिटेल में काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के तहत जो प्रोविजंस हैं, कोई व्यक्ति, कोई मुलजिम, अभियुक्त व्यक्ति अगर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है या बेल करा के गायब हो जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, गैर हाजिर हो जाता है, तो उसके खिलाफ पहले BW होता है, फिर NBW होता है, फिर 82 का नोटिस और फिर 83 के तहत कुर्की वारंट हो जाता है। ये सारी धाराएं सीआरपीसी की हैं। कुर्की के बाद भी मुलजिम अगर हाजिर नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, कुर्क कर ली जाती है, तो फिर न्यायालय उसको भगोड़ा घोषित कर देती है। हाँ दोस्तों, भगोड़ा घोषित कर देती है और भगोड़ा घोषित करने के बाद पुलिस को यह इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं कि कहीं पर भी अगर इस तरीके का भगोड़ा मुलजिम दिखाई देता है तो उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाए। दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है दोस्तों कि वसीयत रजिस्टर्ड है और वसीयतकर्ता खत्म हो गया है तो क्या किया जाए। वैसे तो आपके सवाल से स्पष्ट नहीं हो रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, फिर भी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप वसीयत कैंसिल कराने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो बिल है, हालांकि रजिस्टर्ड बिल है आप कह रहे हैं, लेकिन अगर कहीं से आपको डाउट है कि ये जो रजिस्टर्ड बिल है ये डाउटफुल है, हो सकता है फैब्रिकेट की गई हो, तो आप बिल कैंसिलेशन की सिविल सूट सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, तो यह था आपके सवाल का जवाब। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सवाल कई लोगों के द्वारा पूछा गया है जो क्रिमिनल केसेस और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित है। हालांकि इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर डिटेल में देख सकते हैं। फिर भी आज मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूं। सवाल ये है कि हमारे खिलाफ क्रिमिनल केस था और उसमें अब कंप्रोमाइज हो गया है, पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर इस तरीके का कोई डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है तो हम उस फॉर्म पे इस तरीके के केस की जिसका कंप्रोमाइज हो चुका है इन्फॉर्मेशन दें कि ना दें। दोस्तों, अगर आपके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल केस है और उस क्रिमिनल केस में आप कंप्रोमाइज कर चुके हैं, यानी न्यायालय द्वारा आपको सज़ा नहीं दी गई है, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आने वाली नहीं है। आप कहीं भी डिक्लेरेशन में उसका जिक्र कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको दिक्कत तभी आती है जब आपके खिलाफ अदालत कन्विक्शन का ऑर्डर कर दे, तभी आपको जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है। मैंने उस वीडियो में बताया है बहुत डिटेल में कि अगर आप जेल चले जाते हैं 48 आवर्स से ज़्यादा के लिए तो भी आपको जॉब से सस्पेंड किया जा सकता है। उस वीडियो में आप इस संबंध में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो अगला सवाल है दोस्तों कि किसी और की बीवी के साथ संबंध बनाने से यदि बच्चा हो जाता है तो क्या होगा। दोस्तों, किसी और की पत्नी के साथ संबंध बनाने का मतलब कि
पति का जो कैरेक्टर है, पति जैसे पत्नी एडल्ट्री में होती है उसके चरित्र पे सवाल होता है, इसी तरीके से पति पर भी सवाल होता है। हालांकि इस तरीके का कोई आईपीसी में सेक्शन पति के लिए नहीं है, लेकिन यह कोई क्रिमिनल केस नहीं होता। इसके बेसिस पे अगर ये मामला खुल जाता है, वाइफ को पता चल जाता है, तो यह वाइफ के लिए एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स लेने का। इस बेसिस पे वाइफ कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में आपके खिलाफ डाइवोर्स का सूट फाइल कर सकती है। बाकी ग्राउंड्स के साथ यह भी एक ग्राउंड बन जाता है। दूसरा, जहाँ तक उस बच्चे के लीगल राइट की बात है, तो उस बच्चे को सारे कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक लेजिटिमेट चाइल्ड को प्राप्त होते हैं। एक कानूनी तौर पर ब्याहता पत्नी के साथ अगर बच्चा होता है तो उसको जो कानूनी अधिकार होते हैं, वो सारे अधिकार इस तरीके के इलेजिटिमेट संतान को भी प्राप्त होंगे। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह किया जाता है। पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं है, पहली पत्नी की जो प्रॉपर्टी है उस पर पति का कितना अधिकार होगा? दोस्तों, पति की मृत्यु के बाद पत्नी और अगर कोई बच्चे हैं तो उन सभी का इक्वल शेयर होता है पति की प्रॉपर्टी में। ठीक उसी तरीके से पत्नी की मृत्यु के बाद पति और अगर कोई बच्चे हैं तो उन सभी का इक्वल शेयर होता है प्रॉपर्टी में। आपके सवाल के अनुसार कि पत्नी के कोई बच्चे नहीं थे, तो अगर बच्चे नहीं हैं तो पूरा जो अधिकार होगा वो पति को होगा। तो पहली पत्नी जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी प्रॉपर्टी का जो पूरा मालिक होगा कानूनी तौर पर, वह उसका पति ही होगा। दोस्तों, साथियों, अगला सवाल है कि अगर विवेचना के दौरान विवेचक महोदय ने कुछ मुलजिमों के नाम निकाल दिए हैं तो उनको वापस कैसे लाया जाए? साथियों, सीआरपीसी में प्रोविजन दिया गया है, सेक्शन 319 सीआरपीसी 319। इसमें कहा गया है कि दौरान विवेचना अगर किसी व्यक्ति को आईओ ने निकाला है तो आप उसको कोर्ट में तलब कर सकते हैं। अब तो कोर्ट में तलब करने की जो स्टेज आती है वो एविडेंस की स्टेज पर आती है। जैसे केस एविडेंस पे फिक्स होता है और चीफ रिकॉर्ड होता है, चीफ में अगर गवाह ने उन मुलजिमों के नाम लिए हैं जिनको आईओ ने हटा दिया था विवेचना के दौरान, तो उनको 319 के तहत तलब करने की दरखास्त न्यायालय में दी जा सकती है। अगर न्यायालय को लगता है कि आपकी गवाही के बेसिस पे उनके खिलाफ प्राइमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट होता है तो न्यायालय उनको सम्मन जारी कर सकती है। दोस्तों, आज का छठवां और आखिरी सवाल है दोस्तों कि अगर पत्नी एक्स पार्टी डाइवोर्स ले लेती है तो मेंटेनेंस की हकदार है कि नहीं है? इसमें अभी कुछ ही दिन पहले एक जजमेंट आया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल दे दूंगा। निश्चित रूप से अगर पत्नी एक्स पार्टी डाइवोर्स लेने के बाद भी अगर वह अपने आप का भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, तो वह अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। 125 सीआरपीसी में भी इस संबंध में बिल्कुल क्लियर प्रोविजन दिया गया है कि तलाकशुदा पत्नी भी मेंटेनेंस की हकदार है, भले ही वो तलाक कंटेस्टेड हुआ हो या एक्स पार्टी हुआ हो। तो यह थे दोस्तों आप लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब। मैं समझता हूं कि आप मेरे जवाब से ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे। दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।